कोमल की शादी को साल भर हो गया था। उसने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। उसका पति विवेक एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी करता था। कोमल को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो तरह तरह का खाना बनाकर विवेक और अपनी सास को खिलाती थी। वाह कोमल, हमें पता नहीं था कि अब हमारे घर में इतनी बड़ी शेफ है भाई। क्या कमाल के कोफ्ते बनाए हैं। आहा, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बिल्कुल सच कहा तूने विवेक। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि तभी एक बार विवेक की फैक्ट्री से किसी का फोन आता है। जी, मैं विकास जिस कंपनी में काम करता था वहां का मैनेजर बोल रहा हूँ। अचानक से विवेक की तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश होकर गिर पड़ा है। हम उसे अस्पताल लेकर आए हैं, आप जल्दी से अस्पताल पहुंच जाइए। कोमल अपनी सास उमा देवी के साथ अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। इन्हें कुछ महीनों तक बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। कुछ दिन बाद विवेक को घर लाया जाता है। उसे ठीक होने में काफी समय लग जाता है, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। घर में जो कुछ पैसे रखे थे वो खर्च होने लगे और घर की आर्थिक स्थिति अब और भी खराब होने लगी। एक रोज कोमल अपनी सास से बोली, माँ जी, बचत के पैसे खत्म होने को हैं। विवेक की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए। मुझे घर की बहुत चिंता हो रही है। ये चिंता तो मुझे भी खाए जा रही है बहू, लेकिन जब तक विवेक ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी घर के आदमी पर ही हो ये जरूरी तो नहीं। मैं भी तो घर खर्च उठा सकती हूँ। क्या मतलब बहू, तू कहना क्या चाहती है? यही कि घर को मैं भी चला सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ काम कर लूं। लेकिन तू क्या करेगी बहू? तभी कोई उनके दरवाजे पर आता है। कोमल दरवाजा खोलती है तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाला अमित खड़ा होता है। नमस्ते भाभी जी। दरअसल मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आज मुझे ना ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब 8 बजे मेरा टिफिन आता है, तो क्या आप उसे रिसीव कर लेंगी प्लीज? ठीक है। उसके जाते ही कोमल को एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अच्छा खाना बनाना तो आता ही है और शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार से दूर यहाँ किराए पर रहते हैं और उनको खाना तो चाहिए ही। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं घर से ही खाना बनाकर टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दूं और उस टिफिन सर्विस का नाम हम रखेंगे विवेक टिफिन सर्विस। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बहू। कोमल और उमा टिफिन सर्विस की तैयारी में जुट जाती हैं। कोमल बाजार से जाकर जरूरी सामान ले आती है, साथ ही कुछ टिफिन भी खरीद लाती है और कुछ पैम्पलेट भी छपवा लेती है। फिर घर के आसपास की दीवारों पर चिपकाती है। अगले दिन से ही उनके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। क्या आप विवेक टिफिन सर्विस से बात कर रही हैं? जी हाँ। जी, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे टिफिन सर्विस चाहिए। वैसे खाने में क्या क्या मिलेगा और चार्जेस क्या है महीने के? भाई साहब, हमारे यहाँ आपको नाश्ते में पोहा, इडली सांभर, छोले भटूरे और दिन और रात के खाने में रोटी सब्जी दाल चावल मिलेगा। खाना बिल्कुल घर जैसा होगा और ज्यादा महंगा भी नहीं है। एक टिफिन के सिर्फ 60 रुपए। ठीक है, आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए और मेरा एड्रेस लिख लीजिए। मैं कल ही एडवांस पेमेंट कर दूंगा। ओके जी, शुक्रिया। इस तरह कोमल फोन पर ही ऑर्डर लेने लगती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। उमा भी उसके इस काम में मदद करती है। खाना बनने के बाद कोमल उन सभी टिफिन को डिलीवर करने जाती। इस तरह से उसकी टिफिन सर्विस के व्यापार ने लोगों के बीच अच्छी जगह बना ली थी। अब उन्हें इस टिफिन सर्विस से अच्छी कमाई होने लगी थी। माँ जी, मैं सोच रही हूँ अब कमाई ठीक होने लगी है तो क्यों ना मैं टिफिन की डिलीवरी के लिए एक लड़का रख लूं और जो समय मेरा डिलीवरी करने में लगता है उसमें और ज्यादा खाना बना लूंगी। ठीक है बहू, वैसे भी तेरा यूं लोगों के दरवाजों पर जाकर टिफिन देना मुझे पसंद नहीं, ऊपर से तेरी फिक्र लगी रहती है वो अलग। अब उन्होंने टिफिन सर्विस के लिए एक लड़का रख लिया। इधर धीरे धीरे विवेक की हालत में भी काफी सुधार होने लगा। कोमल, मेरे बीमार पड़ने के बाद तुमने जिस तरह इस घर को संभाला वो काबिले तारीफ है। न सिर्फ तुमने इस घर को गरीबी से बाहर निकाला बल्कि साथ ही एक बड़ा व्यापार भी खड़ा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है कोमल। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं कोमल, और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जल्द ही कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। आप भले ही नई नौकरी ढूंढ लीजिए, लेकिन अब मैं अपना ये टिफिन सर्विस का काम बंद नहीं करूंगी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे ना,
तो हम अच्छे से जिंदगी गुजार पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहू। अब तू बाहर का काम संभाल और हम दोनों मिलकर घर से ही अपना काम संभालती हैं। कुछ ही दिनों में विवेक की नौकरी लग जाती है और जहां वो काम करता है वहां के सभी लड़के उसी के यहाँ से टिफिन सर्विस लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह विवेक और भी कई ऑर्डर उनके लिए लेकर आता, साथ ही अपने खाली समय में उन दोनों की मदद करता। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। ये कहानी एक ऐसी ही गरीब औरत की है जिसका घर चाहे बहुत छोटा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मालती, मैं जा रहा हूं। जरा रुकिए, नाश्ता तो करके जाइए। हाँ, जल्दी लाओ, देर हो रही है। बताओ, दुनिया भर को खाना खिलाते हो और खुद के खाने की परवाह नहीं करते। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने बहू। देखिए ना पिताजी, खाने के मामले में ये कितने लापरवाह हैं। मुझे तो लगता है कि दिन भर औरों की थाली लगाते लगाते ये अपनी थाली लगाना तो भूल ही जाते होंगे। अरे बस भी करो तुम, इतना भी लापरवाह नहीं हूं मैं। भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी भूख लगती है। दोपहर में जब भी वक्त मिलता है तो मैं भी अपनी थाली लगा लेता हूं। राकेश और मालती पति पत्नी थे और श्यामलाल राकेश के पिता थे। बूढ़े श्यामलाल का राकेश और मालती बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। राकेश शहर के एक चौराहे पर कढ़ी चावल का ठेला लगाता था और 30 रुपए प्लेट में सभी को भरपेट कढ़ी चावल खिलाता था। राकेश के हाथों में गजब का स्वाद था और वो बहुत ही मन से कढ़ी चावल बनाता था। इसीलिए हर रोज उसके ठेला शुरू करने से पहले ही लोग उसके ठेले पर आने लगते थे। फिर एक शाम, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? आपके ठेले पर इतने लोग खाने के लिए आते हैं, पर फिर भी हमें कुछ ज्यादा नहीं बचता। मुश्किल से एक प्लेट पर 4 या 5 रुपए ही बच पाते हैं। ऊपर से आप सबको बस 30 रुपए में भरपेट खिलाते हो। अब पता है, मैंने कल बाजार में बिल्कुल अपने जैसा एक ठेला देखा। वो आदमी पूरे 50 रुपए में बेच रहा था कढ़ी चावल, और वो बस एक बार खाने के। तो आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए? तुमने वो 50 रुपए वाली कढ़ी चावल खाए थे क्या? ना बाबा ना, भूख तो लगी थी, पर इतने महंगे कढ़ी चावल कौन खाए। बस मिल गया ना तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब। वो बिरजू इतने महंगे कढ़ी चावल देता है, जो एक बार उसके पास खा लेता है ना, फिर वो दोबारा उसके पास कभी नहीं जाता। और उनमें से ज्यादातर लोग मेरे पास ही आते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बिरजू तेल मसाला भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। और देखो, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल मसाला इस्तेमाल करते हैं भाई। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि कुछ पैसे बढ़ा लीजिए। लोगों को आपके हाथों का स्वाद पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आपके पास ही आएंगे खाने के लिए। मालती, मेरी बात समझो। मैं ठेला लगाकर सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता हूँ, बल्कि ये तो एक तरह की सेवा है कि लोग कम पैसों में भी मेरे ठेले पर आकर भरपेट खाना खा सकते हैं, समझी? और दूसरा ये कि अभी तो अपनी गाड़ी खींची रही है। जब लगेगा कि पैसे जेब से जाने लगे तो 5-10 रुपए बढ़ा लेंगे। उसमें क्या दिक्कत की बात है, बताओ? राकेश की बात सुनकर मालती ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी राकेश की बात ठीक लगी। और फिर उसने दोबारा ये जिक्र राकेश से नहीं किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मालती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राकेश को अपने ठेले पर काम करते हुए अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ये खबर मालती को लगी तो वो फौरन राकेश को लेकर अस्पताल पहुंची। मालती और श्यामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी राकेश के इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन इसके बावजूद राकेश बच नहीं पाया। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। अब घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी मालती पर आ गई थी। मालती को खाना बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं आता था, और फिर राकेश का ठेला भी था ही, जिसे राकेश की जगह मालती संभालने लगी। और फिर दीदी, आप राकेश भैया की पत्नी हो क्या? हाँ भैया, बताइए क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। बहुत ही नेक और दिलदार आदमी थे वो। मैं उनके ठेले पर रोज कढ़ी चावल खाता था और महीने के आखिर में आकर उन्हें इकट्ठे पैसे दे दिया करता था। इस बार जब मैं पैसे देने आया तो उनका ठेला कहीं दिखाई नहीं। फिर जब आसपास से उनके बारे में पता किया तब सब कुछ मालूम हुआ। दीदी, ये पिछले महीने के 900 रुपए हैं, आप रख लो इन्हें। हैं? वो आदमी मालती को पैसे देकर चला गया। मालती को बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उन पैसों से वो कुछ और दिन दही, चावल, बेसन और बाकी सामान खरीद सकती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरे और मालती पूरी तरह से अपने ठेले में ही रम गई। फिर एक दिन जब मालती अपने ठेले पर कढ़ी चावल बेच रही थी, तभी उसने देखा कि एक जवान लड़का सड़क की दूसरी तरफ पेड़ की छाया में बहुत देर से बैठा था, पर ना तो वो किसी का इंतजार कर रहा था और ना कहीं जा रहा था। मालती काम के बीच बीच में उसे देखती रही।
फिर दोपहर में 4 बजे के आसपास वो लड़का मालती के पास आया। दीदी खाने में कुछ बचा है क्या? हाँ भैया, चावल तो है पर कढ़ी बहुत कम बची है। अब बताओ। कोई बात नहीं, चलेगा दीदी, आप मेरे लिए 1 प्लेट लगा देंगी? हाँ, पर बिना कढ़ी के खाओगे कैसे? मैं सूखे चावल खा लूंगा। वो मेरे पास पैसे जरा कम है, मेरे पास बस 10 रुपए ही हैं, तो क्या आप अरे कोई बात नहीं, तुम 10 रुपए ही दे देना। मालती ने उस लड़के के लिए एक प्लेट में सूखे चावल निकाले और फिर ठेले के नीचे से अपना डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में थोड़ी सी दाल थी जो मालती ने घर ले जाने के लिए बनाई थी। उस डिब्बे से आधी दाल निकालकर मालती ने उस लड़के को चावल के साथ खाने को दे दिए। उस लड़के को खाना खाते देख मालती को राकेश की याद आ गई और वो सोचने लगी कि अगर राकेश जिंदा होता तो उसे देखकर कितना खुश होता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो लड़का हर रोज मालती के ठेले पर शाम को आता और सबसे आखिर में जो कुछ भी बच जाता उसे खाकर ही अपना काम चला लेता और बदले में मालती को बस 10 रुपए ही दे पाता। असल में वो लड़का बहुत गरीब घर से था, इसीलिए मालती भी उसे कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही पूरा साल बीत गया और फिर एक दिन, अरे कहाँ रह गए थे मदन? ये लो, आज पालक पनीर और चावल बनाए हैं। घर में पूजा थी ना, तो पंडित जी के लिए बनाए थे, तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। और इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये दीदी के घर का खाना है, ठेले का नहीं। मालती की बात पर मदन जोर जोर से हंसने लगा। फिर खाना खाकर मदन ने मालती से कहा, अच्छा दीदी चलता हूँ, आशीर्वाद दो, कल मेरा इम्तिहान है। अगर पास हो गया ना तो एक दिन जरूर लौटूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो गांव चला जाऊंगा वापस, हमेशा के लिए। फिर अपने पिताजी के साथ खेती ही करूंगा जाकर। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? देखना तुम जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जाओ, खुश रहो। वहां से जाते हुए मदन की आंखों में आंसू थे, तो मालती को भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पूरे 3 साल बीत गए। मदन फिर कभी वापस नहीं आया। मालती के ठेले पर ग्राहक बढ़ते रहे और अब श्यामलाल भी ठेले के काम में उसकी मदद के लिए आने लगा। फिर एक दिन एक चमचमाती सरकारी गाड़ी मालती के ठेले के बिल्कुल नजदीक आकर रुकी और फिर उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला, जिसने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला, जहां से बाहर निकला जिले का नया कलेक्टर मदन शर्मा। मदन ने आगे बढ़कर मालती और श्यामलाल के पैर छुए। वहां मौजूद हर कोई ये नजारा देखकर हैरान था। अरे मदन, तुम कितने सालों बाद, और ये गाड़ी, अरे वाह, लगता है। हाँ दीदी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। अब मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। बाकी सब बातें बाद में, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मदन अपनी गाड़ी में मालती और श्यामलाल को बिठाकर अपने साथ अपने ऑफिस ले आया। दीदी मैंने मंत्री जी से बात की है। मैंने उनसे आपके लिए गुजारिश की थी और उन्होंने मेरी बात मान ली है। हम आपको बस स्टैंड के पास एक बढ़िया जगह देंगे, जहाँ साफ पानी, पंखे, बाथरूम, सबकी व्यवस्था होगी, और साथ ही सरकार आपको जरूरत का राशन भी देगी। और काम में आपकी मदद के लिए 2 लोग भी आपके साथ लगाए जाएंगे। आपको बस उनसे बढ़िया खाना बनवाना है और हर गरीब को सिर्फ 10 रुपए में खिलाना है, जैसे आप मुझे खिलाया करती थी। मदन की बात सुनकर मालती कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर कुछ देर बाद मालती ने आंसू पोंछते हुए मदन के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम बस रुपए निकालो जल्दी से। हैं? पर क्यों दीदी? इतने बड़े आदमी बन गए हो तो मेरे ठेले की आखिरी थाली तुम मुफ्त में खाओगे क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।